गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है 25 जुलाई और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप देखेंगे हम लोग, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग कमेंट करेंगे। कहने पर आप लोग करते हैं, ऐसे अपने मन से बिल्कुल नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग अपना कमेंट करना जो है ना जारी रखेंगे। आइए मेन मुद्दे पर आते हैं हम लोग। ये देखिए, हमने जो है ये क्वेश्चन दिया है कि भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या है और ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, इस पे जवाब देना आपको। और इसका आंसर हमारे पेड ग्रुप में भेज दिया गया, ठीक है। चलिए, अभी क्या हो गया कि भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है साइन। किस जगह हुआ है? लंदन में। ये जगह पे याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। लोगों का नजर होगा ट्रेड पे, ठीक है, कि ट्रेड में क्या क्या मुद्दे पे बातचीत हुआ है। लेकिन ये लंदन जगह को बहुत कम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन डाल देगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में, तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। मेंस का क्वेश्चन नहीं है कि इससे भारत के हित क्या है, कैसे साधेंगे। तो आपको बता दें, जो भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और एलाइड जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो प्रोसेसिंग फूड है, उसको जो है ना अब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन में, ठीक है। जो पहले टैरिफ लगता था काफी कम हो गया है, मुफ्त हो गया है, ठीक है। लगभग जितना भी हम लोग प्रोडक्ट ब्रिटेन में भेजते थे ना, उसका 99% जो जितना भी प्रोडक्ट है उस पर टैरिफ कम हो गया, ठीक है। चलिए, तो इससे हमारा क्या होगा, एग्रीकल्चर बूस्ट होगा। एग्रीकल्चर में जो किसान दूर हो रहे थे एग्रीकल्चर से, वो जुड़ेंगे। हमारे युवाओं को फायदा होगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत की वैश्विक प्रोफाइल में वृद्धि होगा। भारत का इकोनॉमी बूस्ट करेगा, ये फायदा है भारत को। फिर ब्रिटेन को क्या फायदा होगा, तो ब्रिटेन का जो लग्जरी प्रोडक्ट है, विस्की हो गया, कार हो गया, जैसे रोल्स रॉयल्स, ठीक है, अब वो सस्ता में मिलेगा भारत में। तो ये ब्रिटेन के जो पीएम है वो भारत के अमीर वर्ग को फोकस कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वहां का मिडिल इनकम ग्रुप है, जो हायर क्लास है, उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट है लाइक एग्रीकल्चर, वो हम लोग एक्सपोर्ट होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेगा। तो ये सब फायदे याद रखिएगा। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को क्या फायदा होगा, इससे भारत की इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, वो ध्यान रखिएगा। रोजगार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा, ठीक है। और जो हमारे किसान जो एग्रीकल्चर से दूर हो रहे थे उनको फायदा होगा, ठीक है। जीडीपी में जो है हमारा एग्रीकल्चर का क्या होगा, बढ़ावा होगा। और बहुत सारे देश जो है ना भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा ना, क्योंकि अमेरिका जो है ना टैरिफ के कारण, उच्च टैरिफ के कारण जो है ना वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव होना है, ठीक है। आपको मैंने कल बताया था कि अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो 4 कंडीशन होना चाहिए। एक तो सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स पूरा करना होना चाहिए। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और एक और है कंडीशन रहता है, वो रहता है आपका हाँ, कि आपको राज्यसभा का मेंबर बनने के काबिल होंगे आप। 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो आप उपराष्ट्रपति बन सकेंगे। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक जो मंडल होता है ना, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर शामिल होते हैं। यूपीएससी पीटी में बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला। ये हो गया। साथ ही देखिए यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। और अभी जो है ना निर्वाचक मंडल का जो टोटल वोट है ना 782 है, होना कैसे चाहिए था 788, लेकिन 5 जो है आपके राज्यसभा में और 1 जो है ना लोकसभा में सीट खाली है, इसलिए 6 माइनस कर देंगे तो कितना आता है 782। ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, भारत को फायदा होगा, ब्रिटेन को फायदा होगा। लेकिन कुछ चिंताएं भी है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी भी बातचीत चल रहा है। तो आप बात करोगे खालिस्तानी सपोर्टर को लेकर। दूसरा क्या है कि जो आर्थिक अपराध करने वाले जो भगोड़े हैं, मोदी हो गया, क्या नाम है उनका, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब जो भाग गए हैं ब्रिटेन में, उसको प्रत्यार्पण करने को लेकर भी मुद्दे पे बातचीत चल रहा है। तो ये 2 मुद्दे हैं ना जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में विवादित है, ध्यान रखिएगा। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, इसको भारत लेके आएंगे और भारत का जो कानून है उसके तहत इसको सजा देंगे, ध्यान रखिएगा। और ये देख रहे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसको जो पावर मिलता है ना इसी कानून के तहत मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है उसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 112 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार हो। ये लक्ष्य को याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के पूछेगा आपसे, ठीक है। और लगभग 95% जो कृषि निर्यात पर जो शुल्क था ना वो माफ कर दिया गया है, और हम लोग अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को और हम लोग प्रोसेसिंग फूड को, जैसे झींगा मछली, टूना फिश, ठीक है, दूध दही, सब हम लोग जो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे वहां पे। यहां आ जाइए, अभी बिहार सरकार पे ना 70,000 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे पाया है, ठीक है। चलिए, जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, क्वेश्चन यहां से पूछता है क्या आगे को लेकर। बिहार तो बहुत बार पूछा है, यूपी पीसीएस पूछा है, एमपी पीसीएस पूछा है कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आपका जवाब हो जाएगा यस। आर्टिकल 140 में इसका 48 में इसका मेंशन है। ये क्वेश्चन पूछता है काम क्या होता है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार योजनाएं सबका ऑडिट करती है कैग, ध्यान रखेंगे आप। अब हम लोग बात करेंगे भारत को 2047 तक, जो हम लिख रहे हैं डाटा याद रखिएगा, क्योंकि डाटा स्टेटमेंट बना के पूछ रहा है। अभी उत्तराखंड का पीसीएस हुआ था, उसमें 2036 में जो भारत ऑर्गेनाइज करना चाह रहा अपने भारत में ओलंपिक, उसको लेकर क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो 2047 की में जो है ना, भारत टॉप 5 कंट्री बनना चाहता है, मतलब स्पोर्ट्स हब के रूप में बनना चाहता है 2047 तक। पहला लक्ष्य, भारत डेवलप कंट्री कब तक बनना चाहता है? 2047 तक। भारत ओलंपिक करवाएगा कब? 2036 में। इसके लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है, बोली लगाएगी अभी, ठीक है। तो ये तीनों डाटा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब भारत टॉप 5 कंट्री बनेगा, अब भारत 2036 में ओलंपिक करवाएगा, तो कुछ चैलेंजेस है। देखिए, हमारे जो खिलाड़ी है ना, उनमें क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह डोपिंग के मामले बढ़ रहे हैं, डोपिंग मतलब ऐसे पदार्थ का सेवन करना जो कि इस स्पोर्ट्स में प्रतिबंध है, तो ये बहुत बड़ा चिंता बना हुआ है। तो हमारे जो कोच हैं, जो खिलाड़ी के जो कोच है ना, उनका क्या काम है कि जागरूकता फैलाएं कि आप इस तरह के प्रोडक्ट का सेवन ना करें, नहीं तो आपको जो है ना, आपको आपके करियर से, आपके भविष्य से जो है ना वंचित कर दिया जाएगा। पता है डोपिंग का यूज क्यों करते हैं खिलाड़ी? इसके पीछे जब आर्टिकल पढ़िएगा ना तो आपको जवाब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि अगर जो मेडल जीतते हैं उनको सरकारी नौकरी दिया जाता है, उनको आर्थिक लाभ दिया जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, लालच को ध्यान में रखते हुए ना, ये लोग डोपिंग का यूज कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खेल है तो खेल भावना से ही खेले, ठीक है। यहां पर बात करेंगे तो चैलेंजेस में आपको याद रखना कि भारत जो है 2047 तक टॉप 5 कंट्री में शामिल होना चाहता है, तो क्या समस्या है? तो आधारभूत संरचना तो है ही, फंड का कमी है ही, स्किल का कमी है ही थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन आप जो मेन है ना, डोपिंग पे बात कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं, इस बंदे में करंट के मुद्दे पकड़ में है। यहां पर बात करेंगे, ये क्या है, जो ब्रिटेन और भारत के बीच में जो ट्रेड हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो एक मैसेज है, क्योंकि पूरा दुनिया अभी जो है ना बहुस्तरीय तनाव और दबाव से गुजर रही है, ये चीज लिखा हुआ है। ऐसे में जो भारत और ब्रिटेन का जो क्या है समझौता है, वो एक मील के पत्थर की तरह देखा जा रहा है। कुल मिलाकर जो ब्रिटेन की लग्जरी प्रोडक्ट है, लाइक रॉल्स जो है ना, कारें जो है, विस्की है, जो बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं उसको, मेडिसिन जो प्रोडक्ट है वो, और जो सौंदर्य वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, क्रीम वगैरह, तो उसका जो है ना इंपोर्ट भारत में सस्ता हो जाएगा, लोगों को सस्ते में ये प्रोडक्ट मिलने लगेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। कार जो अभी 12 करोड़ 13 करोड़ में मिल रहा है रोल रॉयस का, तो ठीक है, वो मुझे लगता है कि 6 करोड़ 5 करोड़ में अब हो जाएगा, तो लोग खरीदने लगेंगे, क्योंकि भारत में पैसा की कमी है नहीं, भारत में मार्केट है, ये सब बिकेगा, ठीक है। और क्या, इससे भारत को फायदा ये होगा कि भारत का जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, जो फूड प्रोसेसिंग जो प्रोडक्ट है, उसके लिए मार्केट खुल जाएगा, किसान को फायदा होगा, युवा को फायदा होगा, रोजगार जनरेट होगा, सब कुछ फायदा होगा। यहां पर देख लीजिए, जिस तरह अमेरिका और विकसित देश अपने शर्तों पे अन्य देश के साथ समझौता कर रहे हैं, ठीक है, और भारत पे भी दबाव डाल रहे हैं कि भारत भी जो है ना हमारी शर्तों पे जो है यहां पे समझौता करे, लेकिन भारत बोल दिया झुकेगा नहीं, भारत अपना हित अपनी शर्तों पे व्यापार समझौता करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और ये एक कूटनीतिक जीत भी है, क्योंकि ब्रिटेन एक डेवलप कंट्री है ना, और ब्रिटेन आपको पता है यूएनएससी में परमानेंट मेंबर भी है ये। तो ऐसे में भारत का जो डिमांड है कि भारत को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, उसमें उसको और क्या मिलेगा, एक मजबूत दावेदार मिल गया।
समर्थन मिल गया है। ये एडिटोरियल पेज का यहां पर बात किया गया है फूड सिक्योरिटी के बारे में। यहां पर बात किया गया है बढ़ता आबादी जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात किया गया है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट निकला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, याद रखिएगा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट निकालती है ये संस्था, और भारत में सबसे अधिक पॉपुलेशन है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, 140 करोड़ के आसपास, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट लीजिए, पीटी में क्या पूछेगा। भारत जो है ना पूरे दुनिया का 18% पॉपुलेशन को कवर करता है और 2.5% जो लैंड है ना उसको कवर करता है। दो फैक्ट हो गया। थर्ड देख लीजिए यहां पे, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट निकालती है, और भारत में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं ना जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है। ये डाटा याद रखिएगा, ये पीटी में पूछता है। ठीक है, अब आइए मेंस वाला क्वेश्चन। मेंस में क्वेश्चन क्या है कि जो जनसंख्या बढ़ रहा है ना उसका परिणाम क्या हो रहा है। जब जनसंख्या भारत में बढ़ रहा है, भारत में लैंड बढ़ ही नहीं रहा है, एग्रीकल्चर लैंड जो है ना कम होते जा रहे हैं, भारत का एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन वो कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो उनको खाना कहां से खिलाएंगे हम, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो बढ़ती जनसंख्या फूड सिक्योरिटी के सामने क्या कर रहा है, चैलेंजेस उत्पन्न कर रहा है। अब देखोगे भारत में जनसंख्या बढ़ रहा है ना, तो गरीबी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, भूखमरी बढ़ेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएगा, स्वच्छ पानी नहीं मिल पाएगा, ये सब परिणाम है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इतना प्रॉब्लम तो हो गई है, ऊपर से क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा मसला है। इस कारण से भी फूड सिक्योरिटी जो है ना एक चैलेंजेस है। और यहाँ पे कुछ खास नहीं, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, 1992 में जो ग्रामीण परिवार थे उनके पास जो लैंड था ना 11.70 करोड़ हेक्टेयर था। अब कितना हो गया, 9.2 करोड़ हेक्टेयर, तो कम है ना। ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर लैंड खत्म होते जा रहे हैं, तो खेती कहाँ करेंगे हम लोग, मंगल ग्रह पे नहीं ना। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। मेंस का क्वेश्चन था। यहाँ पर देख लीजिए, भारत का जो व्यंजन है, मतलब जो भारत का ट्रेडिशनल फूड है, लड्डू, जलेबी, समोसे वगैरह, तो ये अपने साथ जो है ना सांस्कृतिक धरोहर भी है ये। ठीक है, काफी वर्षों पुराना जो है ना हमारा प्रचलन रहा है, हमारी संस्कृति धरोहर विरासत है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न फूड है, वो अपना दबदबा बढ़ाने के लिए हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है उस पर आक्रमण कर रही है। उसको बोल रहा है कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लड्डू और जलेबी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें ये प्रोडक्ट जो है ना स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन हाँ कई जगहों पे आप देखोगे कि वहाँ पे क्वालिटी वाला नहीं बनता, तो ठीक है वहाँ पर ना खाएं। जहाँ पे बेहतर रेस्टोरेंट हो, जहाँ होटल हो, जहाँ पे स्वच्छता को ध्यान में रखा जाता है, जहाँ पे क्वालिटी को ध्यान में रखा है, वहाँ तो खाएंगे हम लोग। लेकिन अगर हमें ये बोल दिया जाए कि नहीं ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, आप लोग ना सेवन करें, और हम खाएं हॉट डॉग खाएं, हम पिज्जा खाएं और फ्रेंच फ्राई खाएं, वो सही होगा? नहीं ना होगा। तो वेस्टर्न जो कल्चर है या वेस्टर्न फूड वाला जो है ना, हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है उस पर आक्रमण करें। ये आर्टिकल लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां पर है पर्यावरण चिंता। कुल मिलाकर आपको बता देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनिक खेती कहां हुआ था? आपके नॉर्थ ईस्ट में था ना, सिक्किम में हुआ था, याद रखिएगा, 2016 में स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमारे जीव जंतुओं के लिए अच्छा है। इसमें फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उसका यूज नहीं होता है, बल्कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज होता है। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक प्राप्त करना, उसके लिए काफी अच्छा है, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन शॉर्ट में पूछता है। अगर आपको 3-4 पॉइंट भी अगर याद है ना, तो आप आंसर लिख के आ जाइएगा। बात मानिए, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, बुरा लगेगा तब भी कीजिएगा, उस पर सुधार करेंगे। तो अगर आप डेली भी अगर 20 से 25 टॉपिक देख लेते हैं ना, जब आप प्रीलिम क्वालिफाई करोगे, मेंस के लिए अपेयर हो जाओगे ना आप, तो आपको लगेगा कि मैंने सारे टॉपिक पढ़ रखा है। बस आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है और लिखने का प्रैक्टिस करना है। जो जो पॉइंट आपको बताते हैं ना उसको बस लिखते रहिएगा, तो आपको लिखने का हैबिट हो जाएगा, आपके हैंड राइटिंग सुधार हो जाएंगे, ठीक है? बहुत मैंने देखा है कि कंटेंट तो बहुत अच्छा डालते हैं, लेकिन उनका जो हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं होता ना, तो बाकी से 2-3 नंबर कम मार्क्स मिल जाता है, याद रखेंगे। तो हमें हैंड राइटिंग पे भी काम करना है। हमारी हैंड राइटिंग तो आप देख ही रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आता है, मुझे खुद के समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिख दिया। ये क्या करें, वो आदत हो गया। अब मैंने बहुत प्रयास किया सुधारने का, नहीं सुधरता है। भ्रष्टाचार का दायरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, अगर पूछेगा आपसे कि भारत के सामने आंतरिक चुनौती क्या क्या है, तो आप आतंकवाद पे बात करोगे, आप नक्सलवाद पे बात करोगे, आप भ्रष्टाचार पे बात करोगे, आप गरीबी से बात करोगे,
योजनाएं तो बनती है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता है, उस पर बात करोगे तो ये सब चैलेंजेस है। संसाधन की कमी है, फंड नहीं है हमारे पास, स्किल की कमी है, तो ये सब चुनौती है। केंद्र और राज्य के बीच में तनाव, राज्य के बीच में तनाव देखने को मिलता है। तो उसमें भ्रष्टाचार भी एक मसला है, उसके बारे में आप चर्चा कीजिएगा। अभी संसद का बजट सत्र पेश हुआ था, उसमें बात किया गया था कि जो 91 IAS ऑफिसर है ना, उन पे भ्रष्टाचार के मामले दर्ज है, उन पे कार्रवाई करना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ना, भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम को दीमक की तरह चाट जाएंगे, जो कि सही नहीं है। हमारे गृह मंत्री यही है, ठीक है। और बता दें आपको, मणिपुर से क्वेश्चन मेंस में पीटीए में धमभर पूछ रहा है। मणिपुर किन किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ रहा है इस पर। कौन कौन सा वहां पे ट्राइब है, कुकी ट्राइब है, मैतेई ट्राइब है, लेकिन मैतेई को जो है ना एसटी का दर्जा नहीं मिला, याद रखिएगा। इसी को मुद्दा को लेकर तो वहां पे हंगामा हुआ है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है पूरा। नागा कम्युनिटी भी वहां पे रहते हैं। मणिपुर का नेशनल पार्क वगैरह किम लाओ जोंग करके है ना, तैरता हुआ, उसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ, तो आर्टिकल 365 याद रखिएगा। किस डेट को लगा था वो याद रखिएगा, ठीक है। मोहन भागवत हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। इन्होंने जो है ना, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, जो मुस्लिम गुरु हैं, उनके साथ तालमेल और सौहार्दपूर्ण और कैसे देश को हम लोग आगे बढ़ाएं, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, हमें मिलजुल के काम करना होगा। इन तमाम मुद्दे पे बातचीत हुआ, बहुत अच्छा कदम है। देखिए, भारत में डाइवर्सिफिकेशन है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन अभी जो है ना, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे कंटेंट बना दिए जाते हैं ताकि भारत का जो माहौल है ना खराब हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि भारत अगर किसी देश से आगे निकलता है तो उस देश को पसंद नहीं आएगा। भारत नहीं चाहता है, चाइना नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, अमेरिका नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, तो वो लोग तो कोशिश करेगा ना बिगाड़ने का। तो वो लोग जो है ना ऐसे ऐसे कंटेंट बना के वायरल करवाते हैं चीज़ों को, ठीक है। और भारत की सुख शांति को, भारत की समृद्धि को पे विघ्न डालने का काम करते हैं। पहलगाम घटना इसी का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी जो गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, ठीक है, सभी के जो धर्म के गुरु हैं उनके साथ बातचीत किया गया है, ठीक है। कैसे हम लोग मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाए, इन तमाम मुद्दे पे बातचीत चल रहा है, ठीक, ध्यान रखेंगे आप। समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ना, ये क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में, तो बहुत पूछता है, एमपीपीसीएस में बहुत बार पूछा है, यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा है। ये जो दो वर्ड है ना, शुरू से नहीं था, इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग वही ब्रिटेन और भारत के बीच में जो ट्रेड हुआ है उसी को लेकर यहाँ पे बातचीत किया गया है, जो हमने डिस्कस किया वही सब चीज लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वाला है, डीसीसी, डबल जो टैक्सेशन होता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिया का व्यक्ति है, नागरिक है, वो ब्रिटेन में इन्वेस्ट किया, वहां पे इनकम कुछ कमाया होगा, तो वहां की सरकार बोलेगी देखिए आपका तो इनकम हुआ तो हमको टैक्स दे दीजिए। भारत भी बोलेगी कि ये तो हमारा सिटीजन है, निवासी है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक ही इनकम के लिए दो जगह टैक्स देना पड़ रहा है, सही है नहीं है ना। तो उसी को लेकर एग्रीमेंट होता है कि ठीक है, अगर यहां पर दे दिया तो यहां मत दो, यहां दे दिया तो वहां मत दो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डीसीसी। यहां पर लिखना है ना, दोहरे अंशदान समझौता। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डायरेक्ट बोल देगा कि दोहरे अंशदान समझौता का मतलब क्या होता है, वहां पे अजीबो गरीब ऑप्शन बना देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अभी मेंस का टॉपिक पता है क्या है, मेंस में आपसे पूछेगा भारत और ब्रिटेन का रिलेशन को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, भारत और ब्रिटेन का जो मुद्दा है उसको लेकर, टैरिफ का जो मुद्दा है उसको लेकर, ठीक है। ये तमाम मुद्दे हैं ना, इसी पर क्वेश्चन आपका मेंस का बनने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करो, एमपी पीसीएस करो, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, यही मुद्दे पर क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। और ये क्या है, हाँ, संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के प्रतिनिधि कर रहे हैं उनका नाम पर्वत नैनी हरी से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर डिस्कस कर रहे बार बार। और देखिए, गाजा में जो हमला हो रहा है इजराइल की तरफ से, तो भारत ने आह्वान किया कि अब ये हमला बंद कीजिए, संघर्ष विराम कीजिए वहां पे, क्योंकि यहाँ पे जो मानवीय संकट बहुत ज्यादा हो रहा है, महिलाएं बच्चे ऐसे ही मर रही है। 59,000 आंकड़ा तो कल ही मैंने दिखाया था आपको ना, इतने लोग मरना कोई आम बात है, आम मतलब मुद्दा है क्या ये, नहीं ना। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, मानवाधिकार खत्म है, वहां पे भुखमरी, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही दीजिए, लोग जी नहीं पा रहे हैं शांति से, बच्चे में डर का माहौल है। तो भारत ने आह्वान किया कि वहां पे संघर्ष विराम होना चाहिए। ये देखिए, भारत का लक्ष्य क्या है, 2036 तक ओलंपिक करवाना, और इसके लिए जो है ना
तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। डोपिंग मामला याद रखिएगा, बहुत बड़ा मसला है कि डोपिंग जो है कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों के अंदर जो प्रतिभा है उसको नुकसान ना पहुंचा दे। अभी देखिएगा ना, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ना विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है और यहाँ पे संघर्ष देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे मैप इसलिए लगा दिया ना, ये लाओस दिख रहे हैं और ये लैंडलॉक कंट्री है, मतलब समुद्री सीमा साझा नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछा गया है लाओस के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मैप के माध्यम से बता दे रहे। बोलेगा इनमें से कौन कंट्री लैंडलॉक है, तो देखिए भारत है अपना, म्यांमार दिख रहा है, थाईलैंड दिख रहा है, ये सब समुद्री सीमा को टच कर रहा है, कंबोडिया भी टच कर रहा है, लेकिन लाओस नहीं कर रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेपाल के साथ कौन कौन सा जिला टच करता है बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अभी आपको पता है ना 13 सितंबर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 सितंबर को एग्जाम है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे 12 जिला टच करता है गंगा नदी से, पटना 9 डिस्ट्रिक्ट टच करता है, ये सब फैक्ट पूछे गए हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, माली के बारे में डिस्कस किए, नाम्बिया अफ्रीका के बारे में, बोत्सवाना देख लीजिएगा, लैंडलॉक कंट्री है, देखिए है ना, बोत्सवाना पूछा गया है। यूक्रेन पूछ ही रहा है, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, रोमानिया पूछ रहा है क्वेश्चन को। इसको कल हटा देंगे क्योंकि 10 कंट्री है और इसमें कौन कौन सा है, पाकिस्तान भी है, ईरान है, भारत है, चाइना है, याद रखेंगे। गाजा पे हमला हो रहा है तो ये मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रहा है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, याद रखिए इजराइल के साथ सीमा साझा कर रहा है, चारों कंट्री। कच्चा तीबी ऐप कल हटा देंगे इसको, ठीक है, इसको काफी दिन हो गया है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित है। नीलगिरी, इसको नहीं हटाएंगे अभी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। गोदावरी और कृष्णा, याद रखिएगा, यहाँ पर चावल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। आपको बता दें जो नदी है, कौन सा नदी तक कल देख रहे थे हम लोग, हाँ गोदावरी और कृष्णा नदी जो विवादित है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। और आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। समय कितना हो गया, 22 मिनट हो गया, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लोग देख नहीं पाते हैं फिर। और हमारा वीडियो थोड़ा लेट से इसलिए हो रहा है ना, क्या हम लोग यहाँ पे डीप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों एंगल को कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। धन्यवाद।